आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के लिए रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं। इसी मोटिव से आज का करंट अफेयर्स चालू करते हैं, डेली करंट अफेयर्स 6 मई का। और ये हेल्पफुल रहने वाला है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक, ऐसी रेलवे, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर लग रहा हो ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता भी देना, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट करते हो, लाइक कर दो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। छोटा क्रिएटर हूँ, थोड़ा हेल्प कर दो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम जो पहला करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो पहला आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इवेंट हो रहा था, ये था एजिंग विद डिग्निटी, और ये एक तरह का इनिशिएटिव है फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। और इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत कुछ मेजर की इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम देखते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। पहला इनिशिएटिव सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल बनाया गया है। ये जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल बनाया गया है, ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि सीनियर सिटीजन को जो भी स्कीम रिलेटेड चीज़ें होती है, हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें होती है, उसके ऊपर अपडेट देने का काम करेगा इजीली, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी अपडेट होगा वो सब कुछ जो है सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल के अंतर्गत मिलने वाला है। दूसरी चीज़, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5 सीनियर सिटीजन होम्स। 5 सीनियर सिटीजन होम जो है बनाया गया, एक तरह का घर रहने वाला है कुछ कुछ जगह पे, 5 जगह पे, जहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन को अब यार करंट सिनेरियो में देखें तो अभी तो बच्चे नहीं निकालते अपने पेरेंट्स को, लेकिन अगर जो पुराने जो जनरेशन्स हैं, जो हमसे थोड़े पुराने हैं, उनको देखें तो बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो उनके लिए जो है ऐसा 5 सीनियर सिटीजन हाउस बनाया गया है, और ये हाउस आपको 5 लोकेशन में मिलने वाली है। पहले आपको लोकेशन का नाम याद रखना है तवांग। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक लोकेशन आपको याद रखना है। दूसरा, नागालैंड में भी एक घर बनने वाला है जिसका नाम नागालैंड में कहाँ बनने वाला है, वक्खा। वक्खा एक जगह है जहाँ पे ये घर बनने वाला है सीनियर सिटीजन के लिए। तीसरी जगह आपको तमिलनाडु मिलेगी, वेल्लूर में बनने वाला है। और चौथी जगह आपको आंध्र प्रदेश में जो अनाकापल्ली है वहाँ पे बनेगी। और 5वीं उत्तराखंड में जो नैनीताल है, यहाँ पे बनने का काम रहने वाला है। इसको बनाएगा कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएगा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी 5 घर बनने वाले हैं इसके अंतर्गत बनने वाले हैं, और ये जो है सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का जो स्कीम है उसको जो है सपोर्ट करते हुए ये 5 घर बनाए जाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड डिवाइसेस भी होने वाले हैं अंडर राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना के बारे में पहले समझते हैं, फिर पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना के बारे में पढ़े तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2017 में। इसका काम रहता है कि फ्री जो है फिजिकल एड्स या तो डिवाइसेस देना जो सीनियर सिटीजन रहते हैं अबव 60 उनको, और जो बिलोंग करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन को, जो बीपीएल जो सीनियर सिटीजन हैं उसको जो है डिवाइसेस और एड्स देने का काम करता है कौन, ये स्कीम जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ही जो है डिवाइस और एड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और जो भी सीनियर सिटीजन है बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो मैंने आपको लिख के दे दिया कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत ये दिए जाएंगे। ये कौन इंप्लीमेंट करेगा इसको, एक अलिमको एक तरह का पीएसयू है। इसका फुल फॉर्म देखें तो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, एक तरह का पीएसयू है जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। इसका काम रहने वाला है ये एड और डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी सीनियर सिटीजन बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन का एज कितना होता है, 60 या तो 60+ जो है सीनियर सिटीजन कहा जाता है, तो उनको जो है दिया जाएगा। क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला गया न्यूज़ में कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इवेंट में थे जिसका नाम था एजिंग विद डिग्निटी। यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो पोर्टल लॉन्च किया गया है सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, एक इनोग्रेशन की गई है, 5 सीनियर सिटीजन होम्स बनाए गए हैं, और एक तरह से एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड डिवाइसेस भी किए जा रहे हैं अंडर दी राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत। तो ये 3 तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी के बारे में। तो निर्मला सीतारमण जी ने इनोग्रेट किया है कॉर्पोरेट भवन। कॉर्पोरेट भवन एक तरह से 7 स्टोर फैसिलिटी बिल्डिंग है। इसको जो है इनोग्रेट किया गया है न्यू टाउन कोलकाता में, और इसका काम रहने वाला है कि जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो ऑफिसेस हैं
वो एक ही रूफ के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिस हैं वो सारे के सारे एक ही बिल्डिंग में या एक ही रूफ के अंतर्गत आ जाए, इसी के लिए जो कॉर्पोरेट भवन बनाया गया है। निर्णय सदन भवन के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रहे हैं, तो इसी की वजह से इन्होंने जो है ये चीज़ लॉन्च की हुई है। अब ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में पढ़े तो ये बिल्डिंग जो है 7 स्टोरेज बिल्डिंग रहने वाली है और टोटल जो है इसका एरिया मिलने वाला है 13,239 स्क्वायर मीटर का जो है इसका बिल्डअप एरिया रहने वाला। टोटल कॉस्ट जो है 150 करोड़ रुपए लगने वाला है, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है कि ये जैसे 7 आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसमें जो 7th फ्लोर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th फ्लोर में जो है पीएम इंटेंसिव स्कीम फैसिलिटी सेंटर खोली जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इंटेंसिव स्कीम के बारे में पता होगा, तो इसके फैसिलिटी सेंटर भी खोली जाएगी और इसको जो है इसका लोकेशन आपको 7th फ्लोर में मिलने वाला है, कॉर्पोरेट भवन में। ठीक है, और ये खोली गई है कोलैबोरेट विद फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से मिलके। ठीक है, तो जो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है इनके साथ मिलके ये सेंटर खोला गया। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम खोला गया। अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर क्या कहा जाता है कि जो भी यूथ 21 से 24 साल के हैं उनको जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी और इसका जो है कंप्लीट गाइडेंस एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे होने वाला है, इस फैसिलिटेशन सेंटर में होने वाला है। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी जो स्कीम वाला पीडीएफ है वहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो इधर पूरा डिटेल में पढ़ने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, वहीं से पढ़ लेना बेटर है। ठीक है, अब कौन कौन से ऑफिसेस इसके अंतर्गत आएंगे कॉर्पोरेट भवन के अंतर्गत, वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत कम चांस है, तब भी एक बार देख लेते हैं। एक तो रीजनल डायरेक्टेड आने वाला है ईस्ट, उसके साथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज आने वाला है, ऑफिशियल लिक्विडेटर आने वाला है, सीरियस फंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आने वाली है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आने वाला है जो कोलकाता ब्रांच का रहने वाला है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसी रूफ के अंतर्गत आएंगी, इसी एक बिल्डिंग के अंतर्गत ये सारे ऑफिसेस आने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो 7th फ्लोर है वो याद रखना कि 7th फ्लोर में जो है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत फैसिलिटेशन सेंटर जो है बनाया जाएगा, जिसका काम रहने वाला है कि जो भी यूथ जो एप्लीकेशन डालेंगे वो प्रोसेस पूरा का पूरा करने का, कैसे उनको गाइड करना है, ये सब कुछ जो है इधर रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो अभी योगा होने वाला है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होने वाला है, 21 जून 2025 में होने वाला है। तो यही को जो है दर्शाने के लिए जो है अभी 50 दिन बाकी है, उसी के लिए जो है योगा महोत्सव बनाया गया है। किसने बनाया है, मनोहर जी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है, ये जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं योगा महोत्सव। और योगा महोत्सव जो है अभी 50 दिन का काउंटडाउन है। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा उसको देखते हुए बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 21 जून 2025 को जो है बनाया जाएगा। पहली बार कब बनाया गया था, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहली बार ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब बनाया गया था, कब जो है इसको डिक्लेयर किया गया था, बताइए। इसको डिक्लेयर किया था 21 जून 2015, मतलब इस बार जो है 10 साल पूरे होने वाले हैं। इसको जो है डिक्लेयर किया गया था बाय UNGA, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है इसके बारे में बताया था। और पहली बार जो हुआ था वो राजपथ न्यू दिल्ली में हुआ था। जो पहला जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये चीज़ पे आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें, जो अभी योगा महोत्सव हुआ है इसको इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो प्रताप राव जावड़ेकर हैं इनके द्वारा। ठीक है, जादव है इनके द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया। और इन्होंने लॉन्च भी किया एक योगा संगम पोर्टल। अभी जो योगा संगम पोर्टल ये एक तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत सिंक्रोनाइज रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन होगा इन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 का। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा अगर आना चाहता है इधर इसमें जो ये इवेंट होने वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो वहाँ पे आने के लिए जो है योगा संगम पोर्टल में आके रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, तब जो है वो इस इवेंट में जा सकता है। ठीक है, और ये 1 of the 10 सिग्नेचर इवेंट है और रहने वाला है 2025 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है इसको। ठीक है, और ये जो है सिंबलाइज करता है ग्लोबल सॉलिडरिटी फॉर हेल्थ को भी। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको एक और डे याद रखना है। अभी जो तीसरा इधर पॉइंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम न्यूज़ कवर करेंगे कि तीसरा पॉइंट के अंदर जब 50 डे काउंटडाउन था तो उस केस में वो कहाँ पे हुआ था, योगा महोत्सव ये हुआ था हमारे महाराष्ट्र नासिक में। ये शायद से मैं बोलने भूल गया ना, ये महाराष्ट्र नासिक में हुआ था। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि महाराष्ट्र नासिक में जो है जो
50वीं जो है डे काउंडेशन हुई थी। और अगर बात करें पहली बार जब 100 दिन का जो डे काउंडेशन था वो था 13 मार्च 2025 और इसको न्यू दिल्ली में हुआ था। और दूसरा जो है आपको 75 डेज का काउंटडाउन हुआ था 7 अप्रैल 2025, इसको कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। और अभी जो है 50 डे काउंडेशन जो है ये हुआ है नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसके बाद जो है चौथा भी आएगा, ठीक है। इसका चौथा तब आएगा जब 25 डे का काउंडेशन होगा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा काउंडेशन कहाँ पे है, या मैच द फॉलोइंग दे दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो ये आपको काउंडेशन मिल रहा है ना, इसको एक ही बार में समराइज करके पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो लॉन्चेस किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। और ये देख सकते हो कुछ की हाईलाइट्स, जैसे कि बोला जा रहा है कि 6000 प्लस योगा करने के जो लोग आने वाले हैं, योगा जो शौक है योगा करने वाले के, तो वो आएंगे। और बोला जा रहा है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने लेसन बोर्ड में लिख के रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट आपके लिए पोर्टल है। और आपको याद रखना है कि जो अभी ये काउंटडाउन हो रहा है 50 डे वाला काउंटडाउन, ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो उसको हम लास्ट में हम समराइज कर देंगे, जब कभी वीकली या मंथली मंथली में तो नहीं है, अभी तो टाइम लगेगा इसको होने में। अराउंड अभी कितना और कितना है, 50 दिन और बाकी है ना। और मतलब जब तक 21 जून 2025 आएगा तब तक पूरा का पूरा आपको काउंटडाउन मिल जाएगा, उसको याद कर लेना, बस खत्म। बाकी इतना ज़्यादा इसमें दिमाग मारते मत जाओ, कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर। अभी कौन है यूनियन मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभाल रहे हैं, अमित शाह जी। इन्होंने अनरिवल किया है स्टैचू और रीनेमिंग किया है रोड एंड रोटरी हो, ठीक है। तो पहले तो हम देखते कि क्या इन्होंने अनरिवल किया स्टैचू। ये स्टैचू आप देख सकते हो, ये 9 फीट लाइफ साइंस स्टैचू ऑफ बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। तो ये इनका जो स्टैचू बना है, ये स्टैचू जो है साउथ दिल्ली के जो कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे बनाया गया है। और ये एक तरह का ट्रिब्यूट करने वाला है जो ये बोडोफा उपेंद्रनाथ बड़वा है इनके ऊपर, ठीक है। और ये इनकी अभी डेथ एनिवर्सरी होने वाली है मई 2025 में, उसको ही देख के जो है ये स्टैचू बनाया गया। कितना फीट लंबा है, 9 फीट लंबा है। ये थोड़ा इमेज थोड़ा बड़ा है बट आप मान सकते हो कि 9 फीट लंबा है। ये देख सकते हो, ये है वो पर्सन, ठीक है, ये वो पर्सन है। और ये बिलोंग करते हैं आसाम से, ठीक है। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये बिलोंग करते हैं आसाम से और इन्होंने जो है काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। आसाम में एक ट्राइब है जिसको बोडो बोला जाता है। आपने बोडो लैंड के बारे में नाम सुना होगा, अगर कोई पहले से करंट अफेयर्स पढ़ रहा है तो उन्होंने बोडो लैंड के ऊपर नाम सुना होगा। जो आसाम का जो अपर आसाम वाला एरिया है, ये मान सकते हो कि आसाम का मैप है, जो आसाम ये अपर वाला एरिया है उस जगह को बोला जाता है बोडो लैंड। तो इन्होंने जो है जो भी बोडो ट्राइब्स थे उनके लिए फाइट की थी, उनके राइट के लिए फाइट की थी, उनके आइडेंटिटी और उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए फाइट की थी, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, इतना इनको जाना जाता है। और इनकी ही जो अभी 35 डेथ एनिवर्सरी थी, उधर जो है ये 9 फीट लंबा जो है स्टैचू इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पे, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन में। इसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने रीनेम भी किया है लाला लाजपत राय रोड को। पहले जो था वो नाम था लाला लाजपत राय रोड, अब उसका नाम चेंज करके जो है इनके नाम पे रख दिया, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग के नाम से रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपको मिलेगा, एक डिफेंस की तरफ से न्यूज़ आ रहा है। हॉल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इन्होंने अनाउंस किया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को कि वो अपना जो भी ऑपरेशन है या जो भी ट्रेनिंग है वो ध्रुव एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं। जो भी इनका ऑपरेशन चल रहा था वो ध्रुव एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि इसको रोक के रखा था? हाँ, इसको रोक के रखा था क्योंकि अब तक क्लियरेंस आना बाकी था डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी से। तो डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी से जब क्लियरेंस आया उसके बाद ही जो है ये ध्रुव हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए अलाउ किया गया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को। क्या हुआ था, किस कारण की वजह से इसको रोक के रखा था, इसका क्लियरेंस, उसको समझते हैं। इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे। जो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है जिसको हॉल बनाता है, इधर बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सीडेंट हो रहे थे। उसमें से मेजर एक्सीडेंट जो है आपको मिलेगा 5 जनवरी 2025 में गुजरात में जो पोरबंदर है वहाँ पे हुआ था, जिसके वजह से जो है इधर जो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे जो है टोटल तीन इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल मारे गए थे। उसी के लिए जो है ये कमेटी फॉर्म की गई थी कि देखने के लिए कि ये हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम क्या है। ऐसा तो नहीं है ये हेलीकॉप्टर में कुछ बेसिक फॉल्ट है या कुछ और भी कुछ और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं। और जब ये कमेटी बनाई गई उसके बाद कमेटी ने जब देखा कुछ 3 महीने के अंदर इन्होंने जो है बता दिया अभी कि अब ये हेलीकॉप्टर में जैसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। वो आई थिंक
जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, पायलट की गड़बड़ हो सकती है या वेदर की गड़बड़ हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से क्रैश हुआ है, ना कि कोई हेलीकॉप्टर का कुछ फॉल्ट था, ऐसा कुछ कहना है इस डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का। और अब डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने जो क्लियरेंस दे दिया है और अब जो है ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो ध्रुव एयरक्राफ्ट है उनको उसको जो है ऑपरेट करने के लिए दे दिया गया इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को। अब ध्रुव जो हेलीकॉप्टर है जो हॉल की तरफ से आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर इसके बारे में पढ़े तो ये 5.5 टन का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अब मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मतलब क्या, इसके ये जो है वेपन भी कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये वेपन नहीं कैरी करता तो इसका नाम अलग हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या इसका नाम हो जाता है, वेपन कैरी नहीं करता। और वेपन कैरी करता है तो क्या नाम होता है इसका, आपको बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा बहुत आप भी कोई मेहनत करो। और इसके बारे में बात करें तो इसको इंडिजिनियसली हॉल ने बनाया है। टोटल 340 ऐसे मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर है जो कि मिलिट्री एज वेल एज जो सिविल सेक्टर है दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़। ये एक सिटी है जिसका नाम है कोड़िकोड, जो केरला में है। ये मेंबर बन चुका है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है उसका। जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी सीनियर सिटीजन है उसके लिए जो है एज फ्रेंडली सिटीज़ बनाई गई है, उसके साथ कम्युनिटीज़ बनाई गई है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो ये सिटी है केरला में कोड़े, इसने ये सिटी ने जो है एक तरह से डे केयर सेंटर खोला हुआ है एल्डर पीपल के लिए। उसके साथ जो भी एल्डर पीपल है वो अगर कुछ नया अगर करना चाहते हैं, जब रिटायर हो जाता है उसके बाद या जब सीनियर सिटीजन हो जाता है उसके बाद अगर उनको कुछ और भी लाइफ में एक्सप्लोर करना है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उसी के लिए जो है ये सिटी बहुत फ्रेंडली बोला जा रहा है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसकी वजह से इनको एज अ मेंबर बनाया गया WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का। अब ये मेंबरशिप मिलने के बाद क्या होगा कि ये जो है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही अर्बन प्लानिंग कैसे की जाए एल्डरली पीपल को देखते हुए वो भी सीखा जा सकता है। इसके साथ जो अर्बन पीपल को देख के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा सकता है। अब ये जो सिटी है कोड़िकोडे, ये सिटी जो है सेकेंड सिटी है कोची के बाद। कोची को जो है 2024 में जो है इंक्लूड किया था मेंबर के तौर पे WHO का जो ग्लोबल नेटवर्क है इधर। और अब जो है जो कोचिकोडे है इसको भी इंक्लूड किया गया। दोनों सिटी जो है आपको केरला से ही मिलने वाली है। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है सेकेंड सिटी है WHO को जो साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन है उसका, ठीक है। तो WHO के साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में ये जो है सेकेंड सिटी बनती है। और पहली सिटी आपको श्रीलंका की वेलावे जो है मिलने वाली है। ये कोड़े है इस सिटी को जो है ये रिकॉग्निशन मिल रही है। क्या रीज़न है उसको समझते हैं। पहले तो इन्होंने डे केयर सेंटर खोला है फॉर एल्डरली पीपल। उसके साथ ही जो भी एल्डरली पीपल है उसके लिए कम्युनिटी बनाने के लिए कम्युनिटी स्पेस भी खोला हुआ है। और जो भी सीनियर सिटीजन है उनको सेमिनार और सपोर्ट भी दी जाती है इस सिटी में, जिसकी वजह से इनको जो है WHO का ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटी का मेंबर बनाया गया है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोड़िकोडे सिटी केरला की ये मेंबर बनी है WHO की और ये फॉर एजिंग फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के लिए बनाया गया है। और ये जो सेकंड सिटी बनी है केरला के बाद, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन। एक तरह से अभी 69 ED डे बनाया गया था, मतलब कि एनफोर्समेंट फाउंडेशन डे बनाया गया था और इसको बनाया गया था पंकज चौधरी जी के द्वारा। तो पंकज चौधरी जी जो थे इन्होंने जो है इसकी सेलिब्रेशन की थी। तो पंकज चौधरी जी के बारे में बात करें तो इन्होंने ये इनोग्रेशन न्यू दिल्ली में किया गया था और इसका थीम था कि जो भी फाइनेंशियल क्राइम है उसके अगेंस्ट में एफर्ट डालना और ज़्यादा जो है एफर्ट डालना, ये इसकी थीम मिलने वाली है। इसकी इधर ही जो है ये जो इवेंट हो रहा था यहाँ पे एक एनुअल रिपोर्ट भी रिलीज़ किया गया है और ये भी जो है पंकज चौधरी जी के द्वारा ही किया गया है, जिसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में एम्फोसाइज किया है कि ED जो एनफोर्समेंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइनेंशियल क्राइम में ज़्यादा से ज़्यादा और लड़ना चाहिए। इसके साथ ही जो है कुछ अवार्ड और ऑनर भी दिए गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 23 ऑफिसर्स और जोनल यूनिट्स को जो है जो भी इन्होंने काम किया उसके लिए जो है कुछ अवार्ड दिए गए हैं। इसमें से एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पर्सन का नाम याद रखना है, अभिषेक गोयल। अभिषेक गोयल के बारे में बात करें तो ये एक्स स्पेशल डायरेक्टर हैं जिनको प्रेसिडेंट मेडल ऑफ मेरिटियस सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया। तो इनका नाम याद रखना है। और 23 टोटल जो है मेडल दिए गए, ये भी चीज़ याद रखनी है। टोटल 23 जो भी ऑफिसर हैं इनको ऑनर भी किया गया फॉर एक्सीलेंस। तो इतना तो पॉसिबल नहीं कि 23 नाम याद करते बैठो। इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो अभिषेक गोयल, इनका नाम आपको रट्टा लगा के रख लेना है। अब इनका नाम तो रट्टा लगाना ही है, तो रट्टा लगाने वाले बात भी कर लेते हैं। अब अपॉइंटमेंट की तरफ चलता है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा लगाने का काम रहता है। तो इसमें आ रहा है ज्ञानेश्वर कुमार। ज्ञानेश्वर कुमार के बारे में बात करें तो ये ऑफिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालने का काम रहने वाला है, ठीक है।
तो इनको जो है डीजी और सीईओ बनाया गया है, ठीक है। मतलब क्या, डायरेक्टर जनरल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये पहले जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे एज अ इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड सर्विस फाइनेंशियल सर्विस के तौर पे, ठीक है। तो ये एक तरह के ऑफिसर्स थे वहाँ पे, और अब इनको डीजी बना दिया गया। ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे जी को, जो कि एडिशनल चार्ज की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये 2025 में एज एडिशनल चार्ज की तरह काम कर रहे थे। अब इनको जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं ज्ञानेश्वर कुमार जी। और ज्ञानेश्वर कुमार जी के बारे में बात करें तो ज्ञानेश्वर कुमार जी ये जो है सेकंड टाइम टर्नओवर संभाल रहे हैं। पिछली बार इन्होंने 2017 से लेकर 2018 तक संभाला था, और अब जो है ये दूसरी बार ये जो पोस्ट है ये संभाल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 अपॉइंटमेंट किए गए हैं। एक तो जो डीजी बनाया गया है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का, उसके साथ ही जो डीजी बनाया गया मीडिया मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी। तो पहला आपको मिलेगी राकेश वर्मा जी को जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जो है अपॉइंट किया गया है। और दूसरा आपको अपॉइंट मिलेगा आशीष गोयल को डीजी बनाया गया है मीडिया इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये 2 अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि जो ये पहला जो अपॉइंटमेंट था इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है इलेक्शन ऑफ कमीशन का, जो कि ट्रेन करता है इलेक्शन ऑफिसर्स को कैसे जो है इलेक्शन कंडक्ट कराना है उसमें, और प्रमोट भी करता है इसके साथ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस ग्लोबली। तो ये पूरा का पूरा काम रहता है IIIDEM का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बढ़े तो ये आएगा संजय खन्ना जी की तरफ से, कि संजय खन्ना जी को जो है एडिशनल चार्ज देने के लिए अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में। किसके लिए? ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के लिए किया गया है। अब एडिशनल चार्ज किया गया है, मतलब इससे पहले भी कोई ना कोई ऑफिस सर्व कर रहे थे, तो ये एज अ डायरेक्टर की तरह सर्व कर रहे हैं अभी रिफाइनरी में, और इसके साथ ही इनको एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है। और कुछ समय बाद क्या पता इनको रिप्लेस भी कर दिया जाए, क्योंकि एडिशनल चार्ज जिसको भी दिया जाता है वो 1 महीना 2 महीने तक अपॉइंट रहता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है जब तक नया पर्सन ना आ जाए, ठीक है। तो तब तक नया पर्सन ना आ जाए तब तक काम करते हैं, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो ये भी कुछ टाइम बाद इनको भी जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इन्होंने रिप्लेस किया अभी जो जी कृष्ण कुमार है इनको, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी कि जी कृष्ण कुमार को ये रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बढ़े तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आलोक जोशी के बारे में बात करें तो ये फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ हैं। ये जो है अपॉइंट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इनका काम रहता है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है NSC जिसको बोला जाता है, इसको खुद PM मोदी जो है लीड करते हैं, इसको एडवाइस करने का काम होता है कैसे क्या करना है। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसका काम होता है कि इंडियन सिक्योरिटी जो हमारी इंडिया में जो सिक्योरिटी है उसको कैसे जो है बढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे जो है वेपन खरीदना है, क्या करना है, वो सब जो है नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत रहता है, ठीक है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो की गई है बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा, जिसको खुद PM मोदी जो है लीड करते हैं। अब ये जो है अभी आपको पता होगा कि अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में, उसके देखते हुए या तो उसके साथ ही जो है ये अपॉइंटमेंट भी हुई है। इसके अंदर का टोटल 7 मेंबर होते हैं जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हो सकते हैं फ्रॉम इंडियन मिलिट्री, पुलिस और डिप्लोमेट सर्विस से भी। और ये 7 मेंबर की जो भी कमेटी जो भी ये मेंबर्स रहते हैं 7 मेंबर मिलके जो है एडवाइजरी की तरह काम करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। और इसके बारे में बात करें इसको 1998 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। इसको भी थोड़ा ध्यान देना, कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि क्यों जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब आपको समझ भी आएगी क्या काम किया है इसका, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है इन्फॉर्मेशन जो PDF के थ्रू पढ़ते हैं उनके लिए, और अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो भी चीज़ें हैं उसको वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं MU और कोलैब के ऊपर बढ़ते हैं। तो इंडिया और डेनमार्क दोनों ने एक तरह से MU साइन किया गया है। ये एक तरह का रिन्यूएबल ऑफ कॉर्पोरेट एनर्जी कॉर्पोरेट एग्रीमेंट है। तो ये अभी जून 5, 2020 में इसको किया गया था पहली बार साइन, और अभी ये एक्सपायर होने वाला था 5 साल बाद 5 जून 2025 को। तो इसको एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कर लिया है, जिसके अंतर्गत इंडिया और डेनमार्क मिलकर जो है
रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, इतना ही पढ़ो काफ़ी है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं। इसका कारण यही है कि ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे कहीं और बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, जितना कंटेंट पढ़ना रहता है इससे ज़्यादा पढ़ लोगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस ये पूछा जाता है कि रिन्यूएबल का जो डेट है वो कब एक्सपायर होगा, और इवन तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उसको स्किप करना चाहो तब भी स्किप भी कर सकते हो। तो अगर बात करें इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ के बारे में बात करें तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं अगर उनको चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इवन हम इस टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली वीकली क्विजेस भी करते रहते हैं। अगर आपको क्विज अटेंड करना है तो तब भी आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो वीडियो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को शेयर कर